नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद मंत्री महोदय। वेलकम टू विजन इंडिया फोरम। विजन इंडिया 75 अमृत महोत्सव 75 साल भारत के 75 साल पूरे हो रहे हैं और स्वाधीनता के। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा कट रहा है पर आ रही आवाज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विजन इंडिया फोरम में आपका फिर से स्वागत है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भारत के बहुत ही गणमान्य एक मंत्री, राज्य मंत्री स्टील के और ग्रामीण विकास के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. I am very happy to welcome you again. We had a show with you recently on the steel. Today we're going to be talking about the rural development issues in the country. और हमारी राजभाषा जो हिंदी है, राजभाषा में आज हम इस चीज को आयोजित करने का प्रयास करेंगे। आप राज्य मंत्री बने ग्रामीण विकास मंत्रालय के, और आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे बेहतर इस विषय में और कौन हमें मिल सकता है 75वीं सालगिरह में भारत की स्वाधीनता की, इस विषय में बात करने का। क्योंकि ग्रामीण विकास यानी भारत का विकास, और अगर ग्राम हमारे परिपूर्ण ना हुए और विकसित ना हुए तो भारत और जो नई इंडिया, नए भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है, वो परिकल्पना जो है अपूर्ण रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत 70% गांव में रहता है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। स्टील में आपने बहुत बड़ा एक कार्य किया है कि टारगेट आज 30 मिलियन टन का पहुंचा दिया आप लोगों ने। अब हमारा आपसे ये निवेदन है कि इस 75वीं सालगिरह में आप हमें ये बताएं कि ग्रामीण विकास का क्या महत्व है, इस मंत्रालय में क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स या जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने गतिविधियां की हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और उनका आने वाले समय में, खास करके आने वाले 25 सालों में इस देश की इस देश के विकास में उसकी क्या भूमिका होगी। ग्रामीण विकास यानी भारत का विकास, नए भारत का की परिकल्पना जो है वो ग्रामीण विकास के बिना पूरी तरह से अपूर्ण है, अधूरी है। तो इस विषय में मैं आपसे निवेदन करता हूं मंत्री जी, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट, द ग्रेट 6-time पार्लियामेंटेरियन श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ओवर टू यू सर। धन्यवाद अमित जी। एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप जानते हैं कि ये गांव से जुड़ा हुआ, और लगभग इसमें 15-16 डिपार्टमेंटों से इसका सीधा संबंध है। जो गांव से जो कंसर्निंग योजनाएं हैं, विभाग हैं, उनसे सीधा संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय का रहता है। और इसलिए आप जानते होंगे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और इससे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंतर्गत जितने भी जो हमारी योजनाएं चलती हैं, संचालित होती हैं, उनमें से चाहे आप नरेगा देख लीजिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों का, प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि गरीबों के लिए जिनके पास आवास नहीं है, इस प्रकार के गरीब लोगों का, जो हमारे 2011 के सर्वे के आधार पर जो नाम हमारे देश भर में निकल के आए हैं, उनमें से हमने करीब 2,95,00,000 लोगों को मकान देने का हमारा निर्णय है। ऐसे देश भर में ये हमारे प्रमुख सेक्टर से, जिसके बारे में, और अगर एक पंचायत सेक्टर अलग है हमारा, तीसरा हमारा जो विंग है जिसमें वाटर सेड आप देख सकते हैं, राजस्व का विषय देख सकते हैं, कि हमारे इससे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो एलआर का है, एलआर में जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिया है, अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना, जो गरीब लोग हैं जिनके पास, हमने मकान तो दे दिया प्रधानमंत्री आवास, परंतु जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन में उनको कहीं ना कहीं हम मकान बनाने की अनुमति पंचायतें देती हैं, परंतु उन पे राइट्स उनका नहीं है, अधिकार नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के नए इनिशिएटिव्स के साथ में हम इस स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, और नए तरीके से उनको उनके अधिकार, जहां पर वो घर बनेंगे उसका जितना हिस्सा रकबा है उसका, उसके भू राजस्व में चढ़ाना। और ये अधिकार प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से
देश में। और एक से बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आज तक हमारे देश में आजादी के बाद 2,34,00,000 माता बहनें अभी तक एसएचजी ग्रुप से जुड़े हुए थे। परंतु इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल हो या चाहे आज दूसरा कार्यकाल, इन लगभग इन 8 वर्षों के दरमियान आप सोचिए कि आज हमने 8,03,00,000 माने करीब करीब 5 करोड़ माता बहनों को हमने अतिरिक्त हमने जोड़ा है। और आज की तारीख में कि 8,03,00,000 माता बहनें हमारी एसएचजी ग्रुप से जुड़े हैं। और हम इतना ही नहीं, उनको हमने फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज पूरे देश में आप देखते होंगे कि जितने भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी ग्रुप काम कर रहे हैं, हमारे महिला स्व सहायता समूह, आज उनके चाहे पेंटिंग का आप काम देख लीजिए, फिशरी पालन के अंदर आप देख लीजिए, नल जल योजनाओं में उनके बिजली के कनेक्शंस के बारे में देख लीजिए, उसके विस्तार के बारे में देख लीजिए। जहां जहां पर उन पंचायतों के अंदर एसएचजी ग्रुपों को हमने काम भी दिया है, और उन क्षेत्रों में जहां पर हमारे पुरुष काम नहीं कर सकते थे, कई बार सरपंचों के अंदर इस प्रकार की स्थिति, सरपंच पंचायतों के अंदर जो स्थिति बनती थी, उसमें से भी बहुत बड़ी भागीदारी हमने महिलाओं को दिया है। और इसके कारण आज महिलाएं सशक्त हो रही, ताकतवर हो रही, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो रही। आप मिड डे मील का काम आप देखते होंगे, सारे के सारे हमारे एसएचजी की बहनें काम करते हैं पूरे देश में। और आप पे उनमें क्वालिटी का भी है, जितने ऐसे ग्रुप है क्वालिटी है, उसका पैकेजिंग है। और इसके साथ साथ आप ये भी आप देखेंगे कि उनमें जो अच्छे आइटम्स हैं, जितने भी अभी सरकार ने कि इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट, जितने भी एक्सपोर्ट करना है जिन क्षेत्रों में, और उसमें आइटम की पहचान, और हमने उनको छूट भी दिया है कि जितने प्रकार के जो प्रोडक्ट भारत के अंदर, और हमने ये भी कहा है कि भारत के अंदर जो लगभग हमारे 700 के आसपास जो जिले हैं, उन जिलों में से एक एक ऐसा प्रोडक्ट जिनको हमने चिन्हित किया है, और वो चिन्हित करने के बाद उस जिले में उन समूहों को हमने काम दिया है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। कि जैसे हमारे यहाँ चाहे आंवला की आप बात कर ले, मुरब्बा की आप बात कर ले, और चाहे बिस्किट हो, बहुत अच्छे से अच्छा हमारा बाम्बू का बर्तन आप देख लीजिए, इनको भी जितने बड़ी संख्या में लोगों को हमने, ये हमारी समूह काम कर रहे हैं, जिनने मैंने कहा कि 8,03,00,000 माता बहनों को हमने इस वर्ग से जोड़ा है, और इतने बड़े समूह में आज बहनें काम करती हैं। तो इसका सीधा लाभ है आज देश के उन हिस्सों में काम करने वाले जो माता बहनों को मिल रहा है। तो इस प्रकार के बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज ये ग्रामीण विकास के अंदर काम कर रहे हैं हम अनेक क्षेत्रों में। नरेगा एक बहुत बड़ा पार्ट है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है, और उस पे हमने जितना भी जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार हम राज्यों को वो ग्रांट देते हैं। और जहां जहां पर चाहे वो तालाब बनाने का हो, और चाहे चेक डैम बनाने के लिए हो, और चाहे किसी नाले को रोकने का हो, और ये पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारे नुकसान हुआ है, पानी का जो वाटर लेवल नीचे गया है, तो इसको वाटर लेवल कैसे हमारा बढ़े, पर्यावरण को बढ़ाना है, पर्यावरण को बचाना है, इस दृष्टि से भी आज बहुत बड़ा प्लांटेशन का काम भी बड़ी संख्या में हम नरेगा से करते हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, और चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, और चाहे ग्रामीण पंचायत का क्षेत्र हो। ये सारे ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमने पौधारोपण का काम भी हमने किया है। तो इस प्रकार के अनेक योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और इसके कारण आज पूरे भारत में आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, लोगों की आर्थिक दृष्टि से उनकी ताकत, उनकी क्षमता का विस्तार होना, ऐसे हर क्षेत्र में हमने काम प्रारंभ किया है ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से। ये एक बड़ा हमारा जो अचीवमेंट है। और अगर आप देखेंगे तो ये भी मैं कह सकता हूं कि आप ये जो रेवेन्यू का है, राजस्व, आज जो हमारे भारत के अंदर जितने भी किसान हैं, किसान की जो जमीन है,
उस जमीन को आइडेंटिफाई करना, उनका नक्शा तैयार करना, और हमने ड्रोन के माध्यम से पूरे उस इलाके के अंदर, चाहे किसी पटवारी हलके का हो, आरआई सर्किल का हो, हर जिले को, और हमने 100% इसको जमीन का एक प्रकार का हमने उसको पूरे क्षेत्रों के अंदर जहां जहां पर है जमीन, राजस्व की जो लैंड है, लोगों के, किसानों की जो जमीन है, उसको कंप्यूटराइज करने का एक पूरा सिस्टम हमने बनाया है। और इसके कारण आज जो गांव का जो गरीब आदमी है, किसान है, खेतिहर मजदूर है, वो जो प्रभावित होता था, क्योंकि लगभग अभी हमने देखा है कि करीब 65% ऐसे जो लोग हैं जो जमीन के विवाद में उलझे हैं, और उसको हमने सेटलमेंट करने का ये जो निर्णय सरकार ने किया है, और इसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका बहुत है, और उनके आदेश से हम इसको 23-24 तक इस पूरे काम को भारत के अंदर पूरा कर रहा है, ताकि जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो उनकी जो निजी प्रॉपर्टी है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम ठीक प्रकार से करें और उसको कंप्यूटराइज करके उसको पूरा हम पूरे देश में लागू करेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। जैसे रजिस्ट्रीकरण का है, और उसमें एक आलपिन की हम व्यवस्था किए है कि जैसे आधार कार्ड, उससे लिंक करने की व्यवस्था भी हमने किया है, कि ताकि उनके जो नंबर है, खाता खतियान नंबर है, उसको उस आधार कार्ड से उसको लिंक करना, ताकि 2 स्तर पर, हमारी सब डिवीजन स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, ऐसे 2 स्तरों पर हमने ये सारा कंप्यूटर का रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, एक सब रजिस्ट्रार, ऐसे 2 स्तर पे रजिस्ट्रीकरण की हमने व्यवस्था किया है इस माध्यम से, ताकि जो लोगों को बार बार अपनी जमीन के खरीद बिक्री के लिए या उनके नामांतरण के लिए या उसके खाता खतियान या नक्शा निकलवाने के लिए उनको बहुत बार जाना पड़ता था, अब केवल एक ही बार जाना पड़ेगा, और जाएंगे, अपना जो नंबर है, पिन नंबर है, वो दबाएंगे, सारा रिकॉर्ड उनके सामने आ जाएगा, और उसमें से अगर जैसे बिक्री या रजिस्ट्री करना है तो एक साथ, एक समय में, एक दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, और लोगों को बार बार, किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की हमने पूरा कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था हमने करने का फैसला किया है। दूसरा जो विषय मैंने कहा कि ये जो स्वामित्व योजना के बारे में मैंने उल्लेख किया था, कि पूरे देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था, और जहां गरीब लोग हैं उनको उसका राइट्स देना। तीसरा, हमने इसके अंदर जो हमारे वाटर सेट की एक स्कीम है, जो हमारी इसी एलआर के अंदर आता है, उसमें से भी लगभग आज तक देश में जो हमारा लगभग जो हमने अभी तक जो हुआ है, 10 से प्रारंभ हुआ था, तो करीब करीब 29 मिलियन हेक्टेयर जो बीहड़ जमीन है, जिसका उपयोग लोग नहीं करते थे, उस जमीन का उपयोग हमने अभी तक उसको ठीक प्रकार के इस पूरे इसको वाटर शेड में हमने जोड़ा है, और इसके कारण बड़ी संख्या में सिंचाई का रकबा निकला है। और अभी तक हमने करीब इसको 24-25 से मिलियन हेक्टेयर जमीन को हमने अभी तक पूरा किया है, और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमको लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर जमीन की और अनुमति हमको दिया है वाटर शेड से इसका विस्तार करने का। इसे लगभग आज की तारीख में हमने 29 से 30 मिलियन हेक्टेयर जमीन पूरे भारत के अंदर, जो शेष जमीन है, पड़द भूमि है जिसको हम कहते हैं, बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि की पहचान करके हमको पूरे वाटर सेट से उसको कवर करना है, ताकि पानी का रिचार्जिंग व्यवस्था हो, पानी का वाटर लेवल बढ़े। ये कल्पना इसके अंदर किया गया है। सभी राज्य सरकारों ने इस पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। हमने उनको एक समय अवधि दिया है कि इसको आप समय के रहते इस काम को पूरा करें। इस प्रकार का एक प्रयास हमने इस ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और मैं अमित जी कह सकता हूं कि ग्रामीण विकास एक ऐसा मंत्रालय है जिससे इतने सारे विभागों का और चाहे संस्थानों का
पंचायतों के ट्रेनिंग की व्यवस्था, जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, और हमारी जो इमेज बिल्डिंग है भी आप एक प्रकार का जो पिलर है, आप ये ऐसा मान सकते हैं कि इसको हमने ठीक प्रकार से और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये एक व्यवस्था हमने किया है। और इसलिए हमारे इसके अंदर एक कमीशन का भी निर्माण हुआ है, और उसको हमारी इस पूरी योजना में शामिल करते हुए हमने, सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की जैसी कल्पना है कि उसके हमारे जो पिलर्स हैं उसको कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकते हैं देश में, खासतौर से जो पंचायत हैं, स्थानीय संस्थाओं को एक प्रकार की मजबूती प्रदान करना, ये भी हमने इन ट्रेनिंगों के माध्यम से, चाहे उसका असेसमेंट का हो और चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट का मामला हो, ग्राम सभाओं का मामला हो, और जो हमारे अंतर इंटरनल जो व्यवस्था हमारी है कि वहां पर संस्थाओं के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल की जो व्यवस्था रहती है, हमारे इंटर मिनिस्ट्री या संस्थान, ये हम कह सकते हैं कि दूसरे अलग अलग संस्थाओं से उसकी जांच पड़ताल असेसमेंट कराने की भी व्यवस्था हमने किया है, ताकि पारदर्शी तरीके से इसका काम हो सके। हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसलिए अलग अलग सेक्टर से भी हमने तय किया है कि इसके जो हमारे सामाजिक आकिंचन का जो काम है, सामाजिक उसका मूल्यांकन करने की जो व्यवस्था है ग्राम सभाओं को, उसको भी हम और पारदर्शी कैसे बना सकते हैं कि जब हम अलग संस्थाओं के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उनके रिपोर्ट आने के बाद भी उसको कैसे पारदर्शी बना सकते हैं। मजदूरों का जो वेजेस है एक समय सीमा में हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो हमारी सारी ऑनलाइन जो व्यवस्था है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, जो मजदूर काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो नरेगा के अंदर जिनका नाम है, जॉब कार्डधारी है, ऐसे 100 डेज का ये जो हमारा कमिटमेंट है कि 100 दिन उनको मजदूरी देना है, तो ये भी हमने इस माध्यम से शुरू किया है कि ताकि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर किसी काम से वंचित नहीं रहे। जो भी प्रदेश जितना डिमांड किया है, उस डिमांड के आधार पर हम उनको नरेगा की राशि देते हैं, उनसे कई तरह के विकास के काम, कई तरह की योजनाओं को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हार्टिकल्चर का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, या और कोई दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, तो उनमें कन्वर्जेंस, हमारा उस पैसे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर ने तालाब बनवाया है तो उसके तालाब के लिए कुछ भाग उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और उसमें से हमारा सहयोग क्या हो सकता है, तो दोनों के कन्वर्जेंस से पंचायत का जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है उसमें से कन्वर्जेंस के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रयोग है, इससे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अचीवमेंट है, और भारत के लिए, भारत की ताकत, हमारे भारत के ग्रामीण लोगों की ताकत को और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास हम ग्रामीण पंचायत विभाग जो ग्रामीण मंत्रालय के माध्यम से कर सकते हैं, इस प्रकार का एक प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। मनरेगा जो है ये पिछली सरकार, मतलब कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुई थी, जहां तक मुझे याद है। आज भी क्या ये स्कीम, जिससे मैं आपका ये एकल वार्तालाप सुन रहा था, ये आज भी क्या ये स्कीम जोर शोर से चालू है? देखिए, मनरेगा बहुत पहले से प्रारंभ है, और इस मनरेगा केवल नाम था, परंतु जो सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, जो जितना स्ट्रोंगली, जितना हम ग्रांट दे सकते हैं, कि इतने बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में ये काम नहीं होता था। केवल नाम ये होता था कि मनरेगा का उपयोग केवल किया जाता था इस थोड़े से मामले, परंतु ये जो 100 डेज का है, ये हमारा एक कमिटमेंट है, तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी कोविड के समय में हमने हर स्तर पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम काम दे सकते हैं नरेगा के अंदर, ताकि गांव में जो लोग हमारे पलायन करते थे,
या जो माइग्रेंट मजदूर जिनको हम कह सकते हैं, जो बाहर जाकर के काम करती थी, आज अपने गांव में अगर उनने बाहर जाके काम किया तो अपने अनुभव के आधार पर उनकी कुछ योजनाएं भी बनाने का, ताकि ये जो हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम स्वयं अपनी ताकत से खड़े हो सकते हैं, और उस आधार पर उनको प्लानिंग करना, योजना तैयार करना, ताकि स्थानीय आधार पर, मैंने कहा कि ये जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, और इस आधार पर स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट, स्थानीय प्रोडक्ट, छोटे छोटे कंपनियां जो काम करते हैं इसके एसएचजी ग्रुप में ऐसे, तो उनको केवल मार्केटिंग प्रोवाइड कराना, उनका पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये हमने तय किया है। और इसके कारण आप देख सकते होंगे कि इसके बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। देखिए, स्कीम तो वही रहते हैं, परंतु स्कीम में और कैसे हम उसको सक्षम बना सकते हैं। स्कीम बहुत सारी है, परंतु ये जो नरेगा का स्कीम है, इसके पहले इतना प्रभावी तरीके से इसका उपयोग नहीं होता था। आपको ये ध्यान भी होगा कि ये जो कोविड के समय लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसका बहुत उपयोग हमने हर सेक्टर में किया, और इसके कारण आज प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को अनाज देने के लिए गरीब कल्याण योजना, इसके तहत 80 करोड़ लोगों को सूखा अनाज देने का एक फैसला सरकार ने किया। आज इसके पीछे आप हेतु समझ सकते हैं कि यही हमारा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत के लोगों के लिए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए हम उनको स्थानीय आधार पर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार की योजना बनाना और इस योजना के आधार पर काम करना। अभी आपको मालूम होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो 75 तालाब, 75 जो सरोवर बनाने का निर्णय सरकार ने किया है, और आप सोचिए इसमें पूरा हमारा नरेगा का पूरा भरपूर उपयोग करेंगे, ताकि नदी नाले और जितने भी इस प्रकार के स्थान हैं, पुराने तालाब हैं जो आज तक कभी मरम्मत नहीं हुए, उनके अगर गहरीकरण भी करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ऐसे बड़े तालाब हैं, उन तालाबों को हमने पहचान किया, और एक अभियान के तहत ये 75 अमृत महोत्सव के हमारे ये जो इस अवसर पर जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस अवसर पर ये 75 तालाब एगा के तहत ये जो अमृत सरोवर बनाने का ये जो निर्णय हुआ है, आप कल्पना कीजिए कि ये भी हमारे यहाँ से तय हुआ है, और इसको पूरे देश भर में लागू करना ये अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आप इससे सोच सकते हैं कि ये भी हमारा ग्रामीण मंत्रालय के एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी इसमें हम हर स्तर पर पूरे देश के अलग अलग रीजन वाइज हम इस पे बातचीत कर रहे हैं, और हर वहाँ के सरकारों से भी चर्चा करके और कैसे इसको और व्यवस्थित कर सकते हैं, नीचे तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि हर क्षेत्र में इसका एक प्रकार का विस्तार हो और इसको हम स्टेब्लिश करें। और ये भी हमने कहा है कि 75 अमृत सरोवर, ये जो तालाब उनका आइडेंटिफिकेशन अलग से होना चाहिए, इस प्रकार का एक प्रयास हम कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। मंत्री जी, मनरेगा में 100 दिन के कार्य के लिए जो बेसिकली एक राशिफल और भुगतान डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, वो कितनी है आज की डेट में? देखिए, लगभग हमने अभी तक जो भी किया है उसका, देखिए वो हमने जो बजट में प्रावधान किया तो उसमें लगभग 50,000 करोड़ है, ये हमने किया है। इसको जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे, परंतु ये आप कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जहां पर डिमांड है वहां की आवश्यकता के आधार पर हम ग्रांट रिलीज करते हैं, कि जहां जितनी आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, जहां पर लोग मनरेगा की तरफ लोग ज्यादा जाते नहीं, पक्के काम की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इसको हम 60-40 के आधार पर 60% एम्प्लॉयमेंट, 40% ये पक्के काम, तो ऐसे दोनों तरह के। तो अपने स्टेट का जो शेयर है, स्टेट के आधार पर उनको मैचिंग ग्रांट देकर के दोनों हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के 60-40 के रेशो पर इस काम को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की हिस्सेदारी हो जाती है, और इसके कारण कई ऐसे
जहां पर हमको पक्के काम करने पड़ते हैं वो भी हम कर सकते हैं, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, परंतु डिमांड के आधार पर हम राशि जारी करते हैं कि वहां की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, उस जरूरत को ध्यान में रख करके हम इस ग्रांट को रिलीज करते हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सौजन्य से चालू है, स्किल डेवलपमेंट के साथ में मनरेगा का क्या एक तरह का क्लैश संभव नहीं है, या वो नहीं होता? क्योंकि आज अगर किसी को मनरेगा के माध्यम से ये भुगतान मिल रहा है या ये राशिफल मिल रही है, तो फिर वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लें और उसके बाद फिर शहर में जाएं, क्योंकि शहर में जाके उनको जो मिलता है उसके बाद वो वहां पर जाके रहने खाने का सब खर्चा दे दा के, इससे तो अच्छा मनरेगा की राशिफल का फायदा उठाएं और अपने अपने गांव में रहें। देखिए, इसमें हमारा डीडीजीयू दीनदयाल है रोजगार प्रशिक्षण योजना है, DDGKY, ये जो इसके अंदर हम कुछ सेंटर्स देते हैं, कुछ हमारे प्रशिक्षण के केंद्र बने हैं, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं, बड़े हमारे जो एनजीओज हैं, इनको भी कि अगर इसके लिए जो हमने नॉर्म्स बनाया है, प्रशिक्षण की व्यवस्था हमने किया है, और इसमें से प्रशिक्षण के साथ साथ 75% लोगों को प्लेसमेंट देना, ये भी इसके अंदर हमने किया है कि जैसे प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित होने के बाद आप देखते होंगे जो गांव में जैसे पक्के काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे आवास के अंदर काम करने वाले लोग हैं, रोड है, रास्ता है, नाली है, ये भी इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तालाब के अंदर, बांबू में काम करने वाले लोग हैं, फिशरी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो ये इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और इसके कारण फिर सिलाई कढ़ाई, ये भी ऐसे सेंटर से जहां पर हम एसएचजी ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं और उनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको फाइनेंस की हम व्यवस्था करते हैं कि ताकि सेल्फ वो अपने आप को खड़े हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग बन जाएं। इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप है कि अगर एक ग्रुप के अंदर 10, 20, 25 लोग काम करते हैं तो एक समूह के अंदर इतने लोगों की भागीदारी बनती है। उसमें से ये जो हमारा स्केल अनस्केल जो हम लेबर की जब बात करते हैं, तो इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है हमारे पास, और ऐसे केंद्रों को हम अनुमति देते हैं। अगर कोई संस्था अप्लाई करता है और उसके लिए हमने उतने दिन जितने जो काम करने वाले या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो प्रशिक्षार्थी हैं, उनका स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था उसके अंदर है। अगर इस प्रकार के संस्थाओं से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो जब जाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करते हैं। तो ये जो आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत की जो अपना प्रधानमंत्री जी का है, उसमें से ये ऐसे लोगों को रोजगार देना और उनको जिस क्षेत्र में वो सेक्टर में काम करना चाहते हैं वहां करें। और इसलिए उनका जो वेजेस का भी अंतर आता है, उसमें जो पक्के काम करने वाले जो लोग हैं वो भी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उस सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, ताकि उनकी जो मजदूरी है, चाहे वो कलेक्टर रेट पर जो निर्धारित दरें हैं उस आधार पर, आजकल हर राज्य सरकारें अलग अलग कुछ रेट उन्हें निर्धारित किया है। जो हमारा है लगभग है, हमने 200 रुपए के आसपास जो हमने तय किया है। इसके अलावा अगर राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के अंदर, अपने स्टेट में अगर वो कुछ राशि उसको बढ़ा करके देना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, परंतु मिनिमम जो राशि है, मिनिमम जो वेजेस है, उससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो अपने राज्यों के अंदर वहां के काम के आधार पर उसको बढ़ाने का उनको अधिकार भी है। ये भी हमने उसके अंदर किया है। सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना पे अगर थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना उस समय जब प्रारंभ हुआ, अटल जी ने इस योजना को प्रारंभ किया, और इसके पीछे यही था अटल जी की कल्पना कि भारत देश हमारा ग्रामीण भारत है, गांव का भारत है। और इसीलिए उनकी ये कल्पना थी कि भारत के अंदर रहने वाले जितने भी गांव हैं, जिसको हमने ग्रामीण भारत की कल्पना हमने किया है, उनको अभी तक पक्के सड़कों से नहीं जोड़ा। उसके लिए एक पूरा मास्टर प्लान की कल्पना हुई, और जितने हम चरणबद्ध तरीके से आबादी के आधार पर उन गांवों को जोड़ने की व्यवस्था हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क देश में खड़ा हुआ, और इसके कारण भारत के उन गांवों को हम
आज जोड़ पा रहे हैं। और मुझे कहती हुई प्रसन्नता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर उस गांव को मुख्य, पहले तो हमने कवर किया कि मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से गांव और अपने विकासखंड मुख्यालय, तो कुल मिलाकर के इस कनेक्टिविटी का विस्तार आप देखिए कि आज अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो हमने 250 आबादी वाले गांवों तक हमारी पहुंच बढ़ी है। कुछ जगह 500 वाले जो अर्बन क्षेत्र है वहां हमारी 500 आबादी वाले जो गांव हैं वो भी हमारे जुड़े हैं, और क्रमशः इस प्रकार के चरणबद्ध तरीके से काम जुड़ रहा है। और फिर अभी हमने उसमें अपग्रेडेशन की व्यवस्था, कनेक्टिविटी को थोड़ा विस्तार करना, तो इस प्रकार के विस्तार करने के लिए जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, अगर हमने रोड को तो जोड़ दिया परंतु बीच में थोड़ा गैप है, तो उस कनेक्टिविटी के विस्तार में लेकर के हमने उस हॉस्पिटल को भी जोड़ दिया, सार्वजनिक स्थानों को भी जोड़ दिया, कॉलेज है, संस्थान है, इस प्रकार के अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन है तो उनको भी हमने इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो हमारा चरण चल रहा है, अभी 3rd फेज में हम काम कर रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, तो इस प्रकार की योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया। और पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर हमारा 90% और 10%, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमने 100%, एकदम बहुत पहाड़ी क्षेत्र है तो हमारा 100% भी हम ग्रांट वहां देते हैं। कुछ क्षेत्र है 60%, 60-40 का जो हम रेशो पालन करते हैं उस आधार पर, परंतु उसमें हमने रिलैक्सेशन आबादी पे हमने दिया है कि 100 की पॉपुलेशन अगर है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर तो उस गांव को भी जोड़ने का हमने किया है। थोड़ा प्लेन एरिया है पर ग्रामीण क्षेत्र है, उसको हमने 250 आबादी तक का, अर्बन क्षेत्र के अंदर हम लगभग 500 आबादी तक हमारी जो पहुंच बढ़ी है। तो ये हमारा कुछ थोड़े बहुत काम हमारा 1st फेज का रह गया होगा, पर मोटे तौर से हमने 90% उसमें हमने कवर किया है। और जो हमारे नॉर्म्स बने थे 2011 का जो सर्वे है, उस सर्वे में जो हमारे पास पॉपुलेशन का जो रेशो आया है उसपे से हम कवर करते हुए आज धीरे धीरे तीसरे चरण की तरह बढ़े हैं। और इस तीसरे चरण में बड़ी संख्या में हमने इस प्रकार के रोडों को अपग्रेडेशन की स्थिति में उसको हमने आगे बढ़ाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस भारत की जो मूल जो भावना है, भारत के लोग हैं, और इसलिए ग्रामीण भारत की कल्पना अटल जी ने किया था। आज इस कल्पना को साकार करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने, चाहे आवास की हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, इसको हमने 23-24 तक पूरा एक प्रकार के समाप्त करने की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। और इसलिए हमने इसको 22 तक पूरा हमने किया। थोड़ा ये जो हमारे सामने स्थितियां बनी, कुछ हमारे जैसे आवास में, आवास प्लस का हमने जो सर्वे कराया उसमें से कुछ नाम बढ़ गए, तो इस प्रकार के कुछ नाम आवास में भी बढ़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी थोड़ा टारगेट हमने समयावधि उसको भी बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर के आज की स्थिति में हमने जितने ऐसे जो गांव अभी तक पहुंच विहीन गांव रहे हैं, जो हमारे से 3rd फेज के अंदर आ रहे हैं, तो उनको हमने सारे कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और 3rd फेज में लगभग हम 90% गांवों को हम कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति मीडिया जो है आज की डेट में गांव गांव में पहुंचा हुआ है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। मंत्री जी, इसका जो परिणाम है वो ये है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब परिपूर्ण कर पाना, गांव का जो युवा है, जो भारत अब युवा देश है और भारत एक ग्रामीण देश है, तो भारत एक युवाओं का ग्रामीण देश है। अब इन युवाओं की अभिलाषाओं को और महत्वाकांक्षाओं को जब ये सारा दिन मोबाइल पे तरह तरह की चीजें देखते हैं, देश विदेश की चीजें देखते हैं, तो जिस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, अगर मैं अपना संक्षिप्त में प्रश्न रखूं कि ये पहले 20 साल पहले बात और थी, आज बात और है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर युवा जो है वो ये चाहता है कि वो भी अपनी जिंदगी में वो सब चीजें पाए जो एक शहर में वो देखता है। और उसमें से गांव के काफी लड़के हैं, काफी लोग हैं जो बाहर
शहरों में जाके आते हैं, विदेशों में जाके आते हैं। तो ये जो अभिलाषाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं ग्राम में और जो गांव में जो सुविधाएं हैं और जो उनके पास फैसिलिटीज है, जो उनके पास में काम करने की जो उनके पास में विकल्प है, वो बड़े सीमित होते हैं। तो आवाज तक, पक्का आवाज तक नहीं होता आज भी। तो इन सब चीजों के बारे में भारत सरकार क्या सोचती है? क्योंकि नहीं तो सारा का सारा युवा जो है वो अर्बन इंडिया की तरफ आकर्षित होगा। सब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, भागना शुरू करेंगे। और फिर ये जो खेती है, एग्रीकल्चर है, भारत 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 ग्राम भारत जो गांव में बसता है, 7 लाख गांव में बसता है, तो ये सारी चीजें कहीं इतिहास के पन्नों में सिमट के ना रह जाए, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो कल्पना किया है, इसके पीछे आप चाहे एमएसएमई विभाग आप देख लीजिए, और चाहे वो हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसके अंदर आप देख लीजिए, कौशल विकास आप देख लीजिए, ये हर सेक्टर में, आज एजुकेशन के अंदर भी जितने तकनीकी शिक्षा है उसके अंदर भी हमने ट्रेनिंग की, इस प्रकार की व्यवस्था, यूथ को कैसे हम जोड़ सकते हैं, चाहे खेलो इंडिया का आप उदाहरण देख सकते हैं। जितने भी आप कौशल विकास केंद्रों को आप देखिए कि भारत के अंदर हर उस राज्य को हमने कवर किया है कि जितने भी इस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं प्रशिक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए, जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाते हैं, एक एक के सेंटर के अंदर आप देखिए कि कम से कम 60, 50, 60 से लेकर के 100, 150 तक इस प्रकार के बच्चों के लिए हर ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के सेंटर्स हमने शुरू किया है। और उनके लिए, बच्चों के लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था और प्लेसमेंट की व्यवस्था। और ये पूरे आपको ताजुब होगा कि करीब करीब 300 दिन, 300-350 डेज, और इस प्रकार की इस ट्रेनिंग के जो अवधि है, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने किया है। और इस माध्यम से आज चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर में हो और चाहे होटल मैनेजमेंट पर हो, और चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष में आप किसी समूह का हो, और चाहे किसी इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए कि ये जो हमारे लोगों को और विशेषकर नौजवानों को जो प्रशिक्षण की व्यवस्था हर क्षेत्र के अंदर किया गया है। जैसे मैंने अभी ग्रामीण विकास के बारे में, ग्रामीण के हमारे जो सेंटर्स हैं कौशल विकास के अंदर, हमारे सेजी के अंदर अलग अलग हमारे जो केंद्र खोले गए हैं, उनके अंदर कौशल विकास एक अलग से एक मंत्रालय बना है, उसने भी सेंटर किया है। ऐसे हर सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तकनीकी क्षेत्र में लोगों को ज्ञानवर्धन की दृष्टि से, उनको प्रशिक्षण की दृष्टि से व्यवस्था सरकार ने किया है। बहुत बड़ी संख्या में आज जो नए बच्चे हैं पढ़ लिख करके आज इस सेक्टर में जा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल विकास, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर, महाविद्यालय के अंदर देखिए, टेक्निकी एजुकेशन जो संस्थान है उनके अंदर भी वहां पर। और इसलिए अभी ये जो शिक्षा का ये जो पाठ्यक्रम नया आया है, तो स्थानीय संस्थाओं को वहाँ की बोली है, भाषा है, लोकल लैंग्वेज को भी प्राथमिकता दिया गया है, ताकि लोगों को हर प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था में उनको कहीं ना कहीं सहभागी हम बनाएं, और ताकि वो अपने आप अपनी ताकत से लोग खड़े हो सके, स्वयं मालिक भी बने। बैंकों को भी ये भी कहा गया है कि फाइनेंस की व्यवस्था और जो सपोर्ट हो सकता है कम इंटरेस्ट पर, मिनिमम इंटरेस्ट पर लोगों को फाइनेंस करने की व्यवस्था भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि यही एक भारत की कल्पना है, न्यू इंडिया की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है कि आज जो भारत है, उस समय की भारत और आज के भारत, इसमें लोग कैसे सशक्त हो सकते हैं, उनकी ताकत कैसे बढ़ सकती है, उनमें सशक्तिकरण। मैंने कहा कि महिलाओं की ताकत को भी आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ा वर्ग हमारा इन क्षेत्रों से जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अब ये एक नए युवा भारत जो हम कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य, भारत का जो भविष्य युवा भारत के तौर पर जब हम इस भारत को देखेंगे, तो
हर सेक्टर में आज ये अपने आप अपनी ताकत से युवा वर्ग खड़ा हो सकता है। और जो एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों को आज प्लेसमेंट भी मिल रहे हैं और लोग अपनी ताकत से खड़े भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा समूह देखने को मिलता है। नए बहुत सारे आइडियाज आते हैं, जो अगर हम लोग उस पे अमल करना शुरू करें, जैसे आप लोगों ने ऑब्वियसली आज जो सरकार चला रहे हैं, आप जैसे लोगों के गलत फहमी और धारणा रहती है, जरा सा कोई भी अगर मीडिया पे बैठ जाए या कोर्ट, सब और सोशल मीडिया के ज़माने में हर आदमी अपने आप को सर्वज्ञाता समझता है उस माहौल में। लेकिन मैं आपको कोई राय नहीं देना चाहता, मैं जस्ट आपसे जानना ही चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार के जो काबिल अफसर हैं, आप मंत्री लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, एसडीओज हैं, एसडीएम्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने इस सब चीजों के विषय में रोज परिचर्चा होती होगी। क्यों ना कंपनियों को, क्यों ना ये जो युवा है उसको, उसमें है गेट में बुला लो, जो युवा है, बुला लो, ऐसे गाड़ी रहनी। जो युवा है वो गांव को ना छोड़े, उसकी जगह उसको रोजगार का जो अपॉर्चुनिटी आप लोग मनरेगा के माध्यम से दे रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उनके जो आउटसोर्सिंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वो आउटसोर्स कर सकते हैं, बीपीओ है, केपीओ है, स्मॉल प्रोसेसेस है, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी जो छोटी एमएसएमई यूनिट्स लग सकती हैं, इन चीजों को अगर हम गांव में सीधा ले जाएं और ले जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा, उससे क्या है कि वो रोजगार भी बनेगा, वहां पर रहने का उनको एक तरह का मोटिवेशन भी मिलेगा, और वहां पर भी उन्नति रहेगी, और जो गांव का भारत है वो यहाँ अर्बन भारत के साथ में ये ये मिक्स नहीं होगा। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ में आप लोगों ने क्या चर्चाएं की हैं, और ये इसका क्या अभी हम किस पहलू पे कहाँ पहुंचे हैं, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, हमने कुछ क्लस्टर्स देश भर में हमने शुरू किया। और जैसे आपने देखा होगा कि जब हम उसके अंदर स्वरोजगार की भी हमने बात किया है, वहां स्वच्छता की बात भी हमने किया है, और शहर को गांव से जोड़ना, माने शहर और गांव। तो इस प्रकार के कुछ क्लस्टर हमने बनाया है, ताकि जो मॉडल हमारा शहर के अंदर है, चाहे रूट का है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हमारा शुद्ध वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का हो, प्रशिक्षण की वहां पर व्यवस्था हो, एसएचजी के माता बहनों के लिए काम करने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, और स्वच्छता और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे वहां पर गोबर, गाय, उसको लेकर के जो गांव में गाय रहती हैं उनको लेकर के कैसे हम खाद के लिए, खाद के प्रकार का उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए आज इसको लेकर के भी गांवों के अंदर हमने एक व्यवस्था हमने किया है। और डीडीयू के तहत ये जो कार्यक्रम हमारे दीनदयाल उपाध्याय योजना का जो कल्पना है, इसको ही साकार करते हुए इस क्षेत्र में जो हमने क्लस्टर्स बनाए, उस क्लस्टर को हम इसी प्रकार के डेवलप करने का एक फैसला हम लोगों ने किया है। और आपको ध्यान में होगा कि हर प्रदेश के लगभग 25 से 30 ऐसे एरिया किसी ना किसी जिले को हमने कवर किया है, ताकि एक आइडिया हो, एक डिजाइन हम दे सकें, एक मॉडल हम दे सकें। इस प्रकार की कल्पना हमने किया है। अगर ये मॉडल हमारा सफल हो गया तो इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का एक मॉडल हमने प्रारंभ किया है। और इसके साथ में ये जो दीनदयाल योजना है हमारे, इसके जो इसके योजना का नाम हमने दिया है, और मुझे लगता है कि ये इसी कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं कि गांव और शहर को जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व योजना है। इसके हम परिणाम अभी बुलवा रहे हैं, और वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हमने किया है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी वहां पर क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने शेड भी प्रोवाइड किया, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हमने वहां किया है। तो ये अलग कुछ क्लस्टर्स हमने बनाए हैं। उस क्लस्टर्स के अंदर लगभग 15,000 से लेकर के 40,000, 50,000 तक की जो आबादी का जो एरिया है, हमने उसको कवर किया है। अमूल का एक उदाहरण है जो कि बड़ा ही उत्तीर्ण उदाहरण है।
अमूल ने गुजरात में जो किया, पूरे विश्व में और देश में भी आज अमूल ने जो दूध उत्पादन का कार्य किया, कुरियन साहब के माध्यम से डेयरी रेवोल्यूशन आया था, तो आज भी ये देश जो है 2 साल पैंडेमिक के दौरान भी अगर कोई चीज हमें खाने पीने मिलती थी तो वो अमूल के माध्यम से मिल रही थी। मतलब बहुत ज्यादा हद तक दूध हो, जो है दूध के उत्पाद, अलग अलग उत्पाद प्रोडक्ट्स हो। तो अमूल वाला मॉडल क्यों ना, जैसे कोऑपरेटिव की अलग मिनिस्ट्री बन गई है, कोऑपरेटिव की एक अलग मिनिस्ट्री बनी है जिसको ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी लीड कर रहे हैं, तो आज वो गुजरात से है भी। तो क्यों ना अमूल वाला मॉडल ही पूरे देश में और जगह जगह पे हम प्रारंभ करने का प्रयास करें, क्योंकि एसएचजी तो हर जगह है ही एक्टिव आपकी मिनिस्ट्री में। नहीं, कोऑपरेटिव सेक्टर को भी हमने किया है, क्योंकि इसलिए देखिए भारत में कभी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में सोचा नहीं था। पहली बार एक कोऑपरेटिव हमने बनाने का निर्णय, इस मंत्रालय को और कैसे मजबूत और सक्षम बना सकते हैं कि सारे अलग अलग मंत्रालयों से जोड़ करके भी कोऑपरेटिव सेक्टर को, उनको और भी कैसे मजबूत बनाना। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो आपने कहा, अमूल का जो उदाहरण गुजरात का आपने दिया है, मैं वहां पर खुद देखा है, डेयरी फार्म मैंने देखा। वहां पर बड़े बड़े जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर आप शुगर फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं, शुगर के हमारे मिल आप देख सकते हैं, खानसाड़ी देख सकते हैं। तो ये सारा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर वहां पर आप उन समूहों के अंदर देख रहे हैं, हार्टिकल्चर के अंदर देख रहे हैं, इनसे कुछ विभाग हैं, डेयरी, उनके अंदर इन समूहों का फिशरी पालन, मछली पालन, ये जो कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर सहकारिता का और उसमें हमारी भागीदारी, ये कैसे सुनिश्चित हो, इसको भी हमने प्राथमिकता दिया है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लोग उनको और कैसे मजबूत सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना इस सहकारिता के क्षेत्र में लोगों की सहभागिता को और कैसे प्राथमिकता मिले, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया। और इसको ही लेकर के आज देश भर में जो अन्य जो क्षेत्र है, तो मैंने कहा कि ये जो 3-4-5 विभाग मिलकर के अलग अलग उसको एक समूह के रूप में, जैसे हमारा एससीजी ग्रुप काम करता है, इसी प्रकार से जो समूह है सहकारिता में, उनको रजिस्ट्रेशन कराना उस क्षेत्र में, चाहे फिशरी पालन का हो, चाहे वो आपके डेयरी का हो, और चाहे आपके डेयरी डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उसके अंदर हो, आपके हार्टिकल्चर के अंदर जो समूह है, आप हार्टिकल्चर में क्या क्या हमारे ट्री प्लांटेशन का आप काम दे सकते हैं, वेजिटेबल का आप काम दे सकते हैं, समूह के अंदर जितने भी नदी है, नाले, उनके किनारे का जो हिस्सा है उसको आप देख सकते हैं। तो इसके पीछे हमारा लॉजिक यही है कि इसको और कैसे लोगों को हम जोड़ सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, और वो उसमें से अपने आर्थिक संसाधन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम कैसे हो सकते हैं। और उसमें जो गांव के हैं, उस ग्राम पंचायत के हो सकते हैं या आसपास के लोग हो सकते हैं, इतने लोग मिलकर के उस समूह में काम करना और उसमें से टोटल सहकारिता का भावना पैदा करना, इस प्रकार का एक पूरे समूह काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहती हुई प्रसन्नता है कि जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो अनेक ऐसे देशों के अंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। आज भारत में बहुत बड़ी ताकत से हमारे, चाहे गुजरात का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, आज कर्नाटक में देख लीजिए, आप केरल में देख लीजिए, हमारे आंध्रा के अंदर देख लीजिए, तेलंगाना, ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे वेजिटेबल, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देख लीजिए, आज त्रिपुरा जैसे में देख लीजिए कि जहां पर बड़ी संख्या में, आप हिमाचल में आप देख लीजिए, वहां पर ऐसे इसके काम हैं, एप्पल्स के हैं, ऐसे हर क्षेत्र में, आम के आप उत्तर प्रदेश में देखिए। तो ऐसे हर हमारी सहकारिता के लिए क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के जो लोग हैं, सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उसमें से लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, उसमें से अनेक प्रकार के हमारे प्रोडक्ट इस भारत के अंदर इन समूह के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से हम पैदा करते हैं। और इसके कारण हमारी ताकत भी बढ़ी है, फाइनेंशियली जो हमारा रेशो है वो भी बढ़ा है। अब 2 मिनट में हम बंद करेंगे अपना ये बहुत सुंदर वार्तालाप, जिसमें क्योंकि ये चलता रहेगा काफी घंटों तक, लेकिन आज हम इसको सीमित रखेंगे। आपने ऐसे भी बड़ा समय दिया है
सब ये एक चीज बताएं कि ये जो गांव के युवा हैं पेंडेमिक में सब वापस लौटे, आज क्या परिस्थिति है? क्या वो वापस अपने अपने कार्य में, जो एमएसएमई में नोएडा में, इन जगहों में, गुड़गांव में, हर जगह जो काम कर रहे थे, क्या ये लौटना शुरू हुए हैं? देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 90% तो हमको ध्यान में आया है कि जो लोग बाहर काम करते थे उनमें से बहुत बड़ी संख्या में अपने गृह क्षेत्र में, जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं, और सरकार ने उनके लिए नीतिगत उनकी जो जरूरत है, जिस कार्य में वो दक्ष थे, इस प्रकार की सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई, उस आधार पर उनको काम देने की व्यवस्था भी किया, और इसके कारण ये जो पलायन हमारे यहाँ होता था उसमें विराम लगा है। आज कम्युनिटी में जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक प्रकार का जो संकट आया था, इससे उभारने का एक प्रयास हमारे पास यही था। और आप प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति देखिए कि इन सबके लिए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आज ये बड़ी संख्या में लोग अपने गांव क्षेत्र में, गांव खेड़े में काम करना प्रारंभ कर दिया है, और वहीं के वहीं उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है, वहीं उनको काम पे मिल रहा है, और उस पे लोग संतुष्ट भी हैं। थोड़े बहुत लोगों को जरूर बाहर जो एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी जैसे कई संस्थानों इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम करते थे, वो जरूर बैक हुए हैं, जो रेगुलर एक प्रकार के एम्प्लॉय थे, परंतु जो टेम्परेरी थे, अस्थायी थे, वो अपने अनुभव के आधार पर उन क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया है, और ये बड़ी संख्या में लोगों को आज लाभ मिल रहा है। ये एक अनुभव पूरे देश भर में आया। गांव के लोगों को ये अवगत कराना भी आप लोग अगर चाहें तो ये बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है कि आज गांव में जो सुविधाएं हैं, गांव के जो एडवांटेजेस हैं, वो शहर में नहीं अवेलेबल है। जैसे आज गांव में साफ पानी हवा जो मिलती है, गांव में रोग वगैरह जो है वो लिमिटेड है। लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स है शहरों में, आज एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए लाइफ बड़ी कठिन है। तो ये उसके तुलना में गांव में लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। साथ में एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप के लोग जो है हमारे देश में, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स लोग, आज की डेट में स्पोर्ट्स पे भी काफी लोग आगे आ रहे हैं। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप लोगों को ग्रामीण विकास के लिए और युवाओं को गांव के प्रति गर्वित महसूस होने के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप लोगों को अपॉइंट करने का सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे स्किल इंडिया में सचिन तेंदुलकर ने नाम दिया, अक्षय कुमार का ही दिया, अमिताभ बच्चन ने टूरिज्म का दिया, तो उसी तरह से कुछ ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना हम ग्रामीण विकास के लिए भी सोचें, अगर नहीं सोचा है। देखिए, इसमें हमने जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, हमें जैसे हैदराबाद की हमारी एक संस्था है प्रशिक्षण केंद्र, वो देश भर के हमारे प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने का, निर्वाचित संस्थाओं को, एनआरडी, इस प्रकार की संस्थाएं हैं देश में अनेक अनेक रीजन के अंदर, तो वो हमने जरूर उसके लिए सोचा है। और मैं तो कह सकता हूँ कुल मिलाकर के महात्मा गांधी जो हमारा खादी ग्राम उद्योग है, गांव की क्या स्थिति है, हम इस कॉटन की व्यवस्था और महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था, आज देखिए कॉटन के अंदर हम काम कर रहे हैं। गांव के लोग बड़े बड़े हमारे हाथ करघा के क्षेत्र में काम बढ़ रहा है, विस्तार हुआ है, उसमें लोगों को हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया। तो इस प्रकार के कंसेप्ट है जरूर हमारे लिए प्रभावी साबित हुए हैं। और उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर की जो बात आपने किया है कि जो व्यक्ति ग्रामीण भारत की कल्पना किया है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं जिनको हमने इस काम में लगाया, और जहां पर एनजीओ वगैरह जो बड़ी संस्थाएं काम करती है रूरल क्षेत्र से जुड़े हुए, ग्रामीण भारत की जो कल्पना करते हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसीलिए बहुत अच्छा है आपका सजेशन, परंतु हम इस दिशा में आज भी लोगों को प्रशिक्षण, उनको काम और एम्प्लॉयमेंट देना, ये सभी स्तर पर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास जो संस्थाएं काम कर रहे हैं अलग से, उसके लिए हमने प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किया है, और बड़े स्केल में लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। एक जमाने में पिक्चरें बना करती थी उपकार, आपने जरूर देखी होगी मनोज कुमार जी की, जिसमें भारत की जो जो ग्रामीण भूमि है उसको उत्कृष्ट तौर पे दिखाया गया, फिल्माया गया, दर्शाया गया। इस तरह की पिक्चरें अब बनती नहीं है जो समाज पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती हैं।
आप लोगों को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, जिससे कि लोगों को ग्रामीण भारत के बारे में भी अब सोच, हम लोग सोच, अगर हम किसी को पूछे भी सड़कों में शहरों में तो वो बता नहीं सकते। फाइनल क्वेश्चन सर, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सहयोगिता या अंतरराष्ट्रीय एड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहेंगे जो ग्रामीण विकास को मिलना शुरू है या मिल रहा है? देखिए, हमने वाटरशेड का है, नाबार्ड की स्कीम से, विश्व बैंक की स्कीम है, ऐसे अलग अलग तरह की हमारी योजनाएं हैं। हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे जो प्लान बनते हैं और उसपे से उनको लगता है कि किस दिशा में जो अलग अलग सेक्टर के काम होते हैं, और इसीलिए आज लगभग हमारे 60 कंट्रीज के अंदर जिस प्रकार का हमारा एक कल्चर है, हमारी जो रहन सहन है, हमारे कंसेप्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, ये भी रूरल सेक्टर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो हमारे बहुत सारे ऐसे जो विदेशी कंपनियां हैं जो विदेशों में काम करती हैं, उनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन और वहाँ का मॉडल, हम उसको भी लेकर के भी काम करते हैं। ऐसे अलग अलग सेक्टर में जहाँ जैसे जिसकी आवश्यकता है, जैसे हमारा टूरिज्म का जो कंसेप्ट आया है, ये भी हमारा रूरल ग्रामीण भारत। तो ये ग्रामीण भारत के अंदर जब हम सोचते हैं तो ये जो ग्रामीण भारत की कल्पना करते हैं, तो जो रूरल एरिया है, रूरल हमारा टाउन है, गांव है, उसको हम देख पाते हैं। और इसी प्रकार के कंसेप्ट आज दुनिया के अन्य देशों में भी इसका जो उपयोग होता है, ठीक इसी प्रकार से भारत के अंदर इन सेक्टरों को देखते हुए आज इसके कारण हम आपस में एक्सचेंज भी करते हैं कई बार योजनाओं को, और उसको लेकर के कभी दूसरे कंट्रीज के अंदर देखते हैं और आज भारत के अंदर भी। तो इस प्रकार का एक है कंपटीशन बने, मैं कहता हूँ प्रतियोगिताएं बने, नॉट ओनली जैसे स्पोर्ट्स के लिए आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है कि खेलो इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया आजकल, उसी तरह से जैसे शिक्षा के लिए हम लोगों ने कंपटीशन लॉन्च कर दी, जिसको आजकल वो फैंसी वर्ड्स यूज होते हैं हैकाथन और पता नहीं क्या क्या, तो वैसे एक शिक्षा पे कि भाई सबसे ज्यादा 100% लिटरेट गांव, तो वो एक कंपटीशन लॉन्च कर दिया, उस गांव को घूस 10 लाख 20 लाख की राशि कुछ भी जो आप लोगों को लगे वो दे, तो इसके कारण क्या है, सारे गांव में होड़ मच जाएगी कि हमारा नाम होगा, हम इस गांव के उस तरह की चीजें भी हम कर सकते हैं। फाइनली सर, ग्रामीण विकास आपके राज्यों पे बड़ा निर्भर है, हर राज्य के साथ ग्रामीण विकास की जो परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है। अब इस मामले में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो राजनीतिक तौर पे विपक्ष पे होने के कारण इस काम में बड़ा वो मैं कहता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सिंगूर का एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो सिंगूर एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर टाटा ने एक बहुत बड़ी पहल की थी लेकिन वो फेल हुई, तो उसके बाद में आज जो कंपनियां हैं उनकी हिम्मत और उनकी जो है हिम्मत टूटती है कि कैसे हम किसी राज्य में जाएं जब इस तरह का वातावरण होता है। और दूसरी बात, 2 रुपए में चावल दाल, शाम का खाना 5 रुपए में, इलाज मिल जाएगा आपको फ्री में, साइकिल मिल जाएगी, तो और साथ में फिर आपको क्लबों के माध्यम से दारू की बोतल मिल जाएगी। तो ऐसे हालातों में गांव का जो एक सीधा साधा आदमी है वो, उसको काम करने का और आगे बढ़ने की जो उसकी इच्छा है वो क्या इफेक्टेड नहीं होती? और इस मामले में राज्यों के साथ में तालमेल राजनीतिक तौर पे, ये तो देखिए इसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। देखिए, राज्य सरकारें जहां जहां पर हैं, केंद्र और राज्य का एक संबंध है, हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए बहुत सारे लाइन ऑर्डर मेंटेन करना ये राज्य का विषय है। बहुत सारी योजनाओं का हम तो एक सपोर्टिंग, केंद्र का फाइनेंशियली उनको सपोर्ट है योजनाओं पर। कुछ योजनाएं जरूर है जो डायरेक्ट है, केंद्र की योजनाओं का संचालन होता है, परंतु मैक्सिमम योजना जो राज्यों को करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, वहां के रोजगार के सारे विषयों के पे उनको सोचना पड़ता है, इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ता है, लैंड के बारे में, पावर के बारे में, वाटर के बारे में, ये सारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन और उसका एग्जीक्यूट कराना ये राज्यों का है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे देश में जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी राज्य सरकार, अब ये तय करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए वो किस प्रकार की योजना लेकर के आते हैं, या केंद्र की जो योजनाएं हम जो तैयार करते हैं उसको हम ग्रांट जैसे करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र के भरोसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन
ये काम राज्यों का विषय है और इसलिए मुझे लगता है इसके बारे में कई बार राज्यों के साथ में हम लोगों की बातचीत होती है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, वहाँ के संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ में। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इसको हम और कैसे बेहतर सशक्त बना सकते हैं ताकि कुल मिलाकर के भारत के नागरिकों का हम कल्याण कर सके, भारत के लोगों को हम उबार सके। ये एक मोटे तौर से कल्पना है इसके पीछे और यही हमारा भारत का जो संविधान है यही कहता है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और इसलिए भारत के लोगों का कल्याण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो कंसेप्ट है कि हमारे सभी नागरिक उनके हित में, देशवासियों के बारे में, तो सबसे पहले उनका जो भी कंसेप्ट है तो इसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और इसलिए हम सबके हित में सबको आगे आकर के काम करना और सबका कल्याण, सबका विकास, ये जो एक भावना है मुझे लगता है कि ये एक उनके मन में जो एक प्रकार का कष्ट है और इसलिए उन्होंने इस प्रकार का नारा दिया कि सबका कल्याण, सबका विकास, सबका साथ, भारत के लोगों का कल्याण करना हम सब मिलकर के हमारी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके पीछे हेतु यही है कि सभी के, भारत में रहने वाले लोगों का कल्याण हो, चाहे कोई भी हो, भारत के नागरिकों का हम बिना किसी एक हम सबका कल्याण करें, सब साथ लेकर के चलें, सबको साथ लेकर के करें, ये एक भावना इसमें से निकलती है। जिस तरह से पब्लिक सेक्टर कंपनियां सेंटर की वो राज्यों में भी हैं और राज्यों में भी बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट करती हैं, मुझे लगता है एक समाधान वो हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका पब्लिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर के साथ एक जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन हो और उनके यूनिट्स ही गांव में, राज्यों में इस्टेब्लिश हो, जिससे कि राज्य सरकार का इंटरफेरेंस लिमिटेड रहे और वहां पर जब उनकी ऑपरेशंस हो तो वो सक्सेसफुल हो और जो हम चाहते हैं कि जो उद्योग है वो गांव तक पहुंचे। ये जो परिकल्पना है ये तभी संभव है। हाँ, ये बिल्कुल जरूर, अदरवाइज वो टाटा का नैनो बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा अदरवाइज। देखिए, इसके बारे में सबको मिलकर के सोच पैदा करना पड़ेगा, सबको थोड़ा ऊपर उठ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो ये मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो ट्राइबल बैकग्राउंड है और 30 साल की सांसद की जो आपकी अभिज्ञता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा एक ग्रेट मंत्री, प्रौढ़ मंत्री इस मंत्रालय को संभाल रहा है। और आने वाले समय में आपके साथ जो आपके और सहयोगी हैं गिरिराज सिंह जी और साध्वी जी, इनके साथ मिलके भारत को एक उज्जवल ग्रामीण विकास और विकसित देश का नाम मिलेगा और बहुत जल्दी हम गांव के भी जो युवा हैं उनकी अभिलाषाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। मंत्री जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद अमित जी। और ये इस काम के लिए मैं आपको जरूर बधाई देना चाहता हूँ। तो निकालना, अरे फोटो निकालने का आपने आप आए वही हमारे लिए साधुवाद है, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब। जय हिंद। चलिए, नमस्कार अमित जी। ये काम बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, आपने कुछ पॉइंट हमको भी, हमारे ध्यान के लिए भी, और आज की जो आवश्यकता है आपको आज रिकॉर्डिंग मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। आपको ये सारे पॉइंट संक्षिप्त में हम आपके मंत्रालय को भेज देंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद। ठीक,